बहनों भाइयों, मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगा। देर तक खड़े होकर मैं भाषण नहीं कर सकता, क्योंकि आंध्र प्रदेश की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के बाद आज के 7-8 दिन पहले जब मैं मंच से उतर रहा था, उसी समय मेरे पैर में चोट लग गई थी। इसलिए मैं आप सभी को यहाँ पर बैठकर ही संबोधित करूंगा। मैं आप सबकी इजाजत चाहूंगा। आप सभी लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है और आप जानते हैं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कर यह तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आपकी लोकसभा की प्रत्याशी सुश्री कमलजीत शेहरावत और आपके वरिष्ठ नेता श्री राजेश जी गहलोत, श्री कृष्ण जी गहलोत, श्री मुकेश सुरयान, पूर्व मेयर श्री सुमन शर्मा जी और श्री अजीत खरखरी जी और यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मेरे सिर के ऊपर यहां की आन बान शान की पगड़ी तो आपने पहनाई है, उसे मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन आप लोगों ने मेरे सिर पर चांदी का मुकुट भी पहनाया है और साथ ही साथ प्रत्याशी कमलजीत शेहरावत के भी को भी चांदी का मुकुट पहनाया है। मैं आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, चुनाव समाप्त हो जाने के बाद जो चांदी का मुकुट आपने पहनाया है, उस चांदी के मुकुट को किसी स्वर्णकार के पास ले जाकर उसको बेचकर और एक काम यह करिएगा, ऐसी गरीब परिवार में पैदा हुई बेटी जो शादी होने के बाद घर से विदा हो रही हो और उसके पांवों में चांदी की भी पायल न हो, तो हम लोगों का मुकुट तोड़कर यह चांदी की पायल उस बेटी के लिए बनवा दीजिएगा। यह मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं। जहां तक इस देश के चुनाव का प्रश्न है, आप सभी लोग जानते हैं 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और बहनों भाइयों, भारत के ही नहीं दुनिया के राजनीतिक विश्लेषक यह दावा कर रहे हैं, ये भारत में 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। उससे यह बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करके अपनी सरकार बनाने जा रही है। जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, बहनों भाइयों, केवल आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की भी बात कर रहा हूं। भारत की राजनीति में विश्वसनीयता का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी यदि सबसे अधिक किसी ने पैदा की है, यह कांग्रेस के नेताओं ने पैदा किया है, आम आदमी पार्टी के लोगों ने पैदा किया है। नेता तो ऐसा होना चाहिए जो कहे, उसे करके दिखाए, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। यहां पढ़े लिखे लोग बड़ी संख्या में हैं, हमारे मीडिया के मित्र भी यहां पर मौजूद हैं। मैं किसी कार्यकर्ता की बात नहीं कहता, मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं कहना चाहूंगा। 1951 से लेकर आज तक का हमारा कोई चुनावी घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिए। बहनों भाइयों, अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो कुछ भी हम लोगों ने अब तक कहा है, अक्षरशः उसको पूरा करने वाली हिंदुस्तान की अकेली राजनीतिक कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। हमारे कहने और करने में कभी अंतर नहीं रहा। धारा 370 को समाप्त करने की बात हम लोगों ने कही थी, संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिल जाएगा, चुटकी बजाकर धारा 370 समाप्त करेंगे और आपने देखा कि चुटकी बजाकर हमने समाप्त की। हमने कहा था कि अयोध्या की धरती पर भद्रराम का मंदिर बनकर रहेगा। याद है कि जिस समय हम लोग आंदोलन कर रहे थे, नारे लगाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, या कांग्रेस चलो, हम लोगों से सवाल पूछते थे, हाँ रामलला हम आएंगे, मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, वह 22 जनवरी की तारीख आ गई जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या की धरती पर कर दी और वहां पर भद्रराम का मंदिर बनकर तैयार हो गया। एक संकेत पूरी तरह से साफ है। मेरे बहनों भाइयों,
रामलला अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर ही रहेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। 3 तलाक को समाप्त करने की बात जब हम लोगों ने कही, लोगों ने कहा था आप दूसरे के धर्म के मामले में आप कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं। बहनों भाइयों, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जो भी भारत का नागरिक है, उसकी माता बहन बेटी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी माता बहन और बेटी है। उस पर कोई जुल्म होगा, हम कोर्ट की चिंता नहीं करेंगे, सरकार की नहीं चिंता नहीं करेंगे, बल्कि उसकी माँ बहन बेटी के हम साथ खड़े रहेंगे। इसीलिए हम लोगों ने 3 तलाक की प्रथा को भी हम लोगों ने समाप्त किया। मैं चर्चा करना चाहता हूं इस दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता की क्या क्या वादे इन्होंने किए थे। बहनों भाइयों, जिसने अपने गुरु अन्ना हजारे को धोखा दिया है, वह दिल्ली की जनता का कैसे विश्वास हासिल कर सकता है? कैसे भरोसा किया जा सकता है कि वह दिल्ली की जनता को धोखा नहीं देगा? बार बार झूठ बोला। अन्ना हजारे मना करते रहे। जिस झंडे के तले, जिस बैनर के तले हम लोगों ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, अब उसके तले यहां पर कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बननी चाहिए। लेकिन केजरीवाल ने अपने गुरु अन्ना हजारे की भी बात नहीं मानी और उन्होंने एक नई राजनीतिक पार्टी बना ली। राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद उन्होंने क्या क्या वादे किए हैं, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार इस दिल्ली को लंदन बना देगी। इतनी छोटी सोच। मेरे भाइयों, आज हमारा और आपका भारत लंदन से काफी आगे निकल चुका है। अब लंदन से भारत की तुलना नहीं की जा सकती है। रहा होगा कभी वह जमाना जबकि इंग्लैंड और लंदन के साथ भारत की तुलना होती थी। लंदन और उसके साथ अब भारत की तुलना नहीं की जा सकती। मेरे बहनों भाइयों, इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। यमुना नदी के बारे में कहा, यमुना नदी को हम पूरी तरह से साफ करेंगे। 7,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। मैं पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी से, कहां है आपकी यमुना नदी साफ हुई है? क्या आज भी यमुना नदी का पानी पीने लायक रह गया है? जो भी वादे किए हैं इन्होंने बिल्कुल उन्होंने पूरा नहीं किया है मेरे बहनों भाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो भी कहा है इन्होंने अपनी जिंदगी में उसे पूरा नहीं किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गए, जेल के शिक्षे के पीछे हैं, बाहर निकलकर इस समय चुनाव प्रचार कर रहे हैं और झूठे झूठे वादे कर रहे हैं। कहा था कि हमारी सरकार बन जाएगी, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, तो मैं किसी मुख्यमंत्री आवास पे नहीं रहूंगा, सरकारी आवास पे नहीं रहूंगा। वादा करने के बाद भी उन्होंने केवल मुख्यमंत्री आवास, साधारण आवास तैयार नहीं किया है, बल्कि शीत महल बनाकर तैयार कर दिया है। उसमें रह रहे हैं। और एक इन्हीं की पार्टी की महिला सांसद स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ भी हुआ है बहनों भाइयों, वह बहुत ही दिल दहलाने वाला है। लंबे समय तक ये चुप्पी साध कर बैठे रहे, क्यों नहीं बोले कि स्वाति मालीवाल के साथ कैसे घटना हुई है? 15 दिन तक बराबर ये चुप्पी साधे रहे और अब ये कहते हैं कि मामले की जांच चल रही है। जिस दिल्ली पुलिस के ऊपर आपका कोई भरोसा ही नहीं था, आज उस दिल्ली पुलिस की जांच पर आपको भरोसा हो गया है। बहनों भाइयों, जो माता बहनों और बेटियों की रक्षा जो सरकार नहीं कर सकती है, उस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और आप लोग, इन्होंने यह भी कहा था, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा। और आज कांग्रेस की बी टीम बनकर इंडी अलायंस में यह काम कर रहे हैं। यह इंडी अलायंस भी मेरे बहन भाइयों चलने वाला नहीं है। आपने देखा कि यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है, तो वहीं पर पंजाब में जाकर देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ ये चुनाव लड़ रहे हैं।
और यह जो सरकार बनाने की बात करते हैं, झूठे वादे देश की जनता के साथ ये लोग कर रहे हैं। और बहनों भाइयों, जहां तक मोदी जी के नेतृत्व का प्रश्न है, मुझे ज्यादा कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी अच्छी तरह जानते हैं, दिल्ली के बहुत सारे लोग विदेशों में रहते हैं, पहले भी विदेशों में रहते थे लोग। उनको इस बात की जानकारी होगी कि आज के 10 वर्षों पहले दुनिया में भारत के प्रति क्या प्रतिष्ठा थी, भारत का कितना बड़ा सम्मान था। आज के 10 वर्षों पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था मेरे बहनों भाइयों। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। देश की अर्थव्यवस्था का जहां तक सवाल है, याद दिलाना चाहता हूं 2004 से लेकर 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यहां पर सरकार थी। 2004 में धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में जो हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार जाने के बाद 2014 में भी वही 11वें स्थान पर ही था। आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहनों भाइयों करिश्मा किया है, करिश्मा किया है। और ऐसा करिश्मा भारत के आजाद देश में नहीं, कभी किसी ने नहीं किया है। हमारा भारत जो धन दौलत के आकार के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, 8 वर्षों के अंदर ही वह जंप लेकर दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के सारे देश, दुनिया की मानी जानी जो आर्थिक संस्थाएं हैं, फाइनेंशियल फर्म, यह दावा कर रही हैं विश्व की सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो भारत की है। और भारत यदि ऐसे ही आगे बढ़ता रहा, 2087 आते आते भारत धन दौलत के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा, दुनिया के 3 देशों में खड़ा हो जाएगा। एक होगा अमेरिका, दूसरा होगा चाइना और तीसरा होगा हमारा भारत। लेकिन आज मेरी बात सुन लेना मेरे बहनों भाइयों, भारत की अर्थव्यवस्था की विकास जितनी तेज गति से आगे बढ़ रही है, 2047 आते आते किसी भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पक्के विश्वास के साथ, संभावनाओं पर नहीं, 2070 आते आते भारत आर्थिक दृष्टि से दुनिया का सबसे धनवान देश बनकर रहेगा मेरे बहनों भाई। और मैं तो कहना चाहता हूं, हम लोगों की ख्वाहिश है कि भारत या विश्व की महाशक्ति बने। हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं तो दुनिया के किसी देश पर आक्रमण करने के लिए, दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने के लिए हम विश्व की महाशक्ति नहीं बनना चाहते। विश्व की महाशक्ति हम बनना चाहते हैं तो पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं। क्योंकि भारत दुनिया का अकेला देश है जहां के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि विश्व की धरा पर रहने वाले सारे लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी देश की धरती से गया है तो हमारे और आपके देश या भारत की धरती से गया है मेरे बहनों भाई। भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और भारत को विश्व की महाशक्ति बनाने की बात मैं कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि और दुनिया का कोई देश नहीं कह रहा है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान के एक सांसद फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर फजलुर रहमान साहब ने यह कहा कि आज भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपने को बर्बादियों से बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। यह भारत के बारे में सारी दुनिया में धारणा बनी है। तकलीफ उस समय होती है बहनों भाइयों, जिस पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद हुसैन ने यह दावा किया
उरी और पुलवामा की जो आतंकवादी घटना हुई है वह पाकिस्तान की सरकार ने कराया है और उसी व्यक्ति ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की तारीफ की है। राहुल ऑन फायर कहा है अंग्रेजी में। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, क्या जवाब है आपका इसके पास? बहनों भाइयों, हमारा देश अब तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब तो हम चंद्रमा पर भी पहुंच गए हैं, चंद्रमा पर पहुंच गए हैं। और आपको जानकर खुशी होगी, विश्व का यह पहला देश हमारा भारत बन गया है जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना चंद्रयान उतारने में उसने कामयाबी हासिल की है, अपना लैंडर उतारने में कामयाबी हासिल की है। भारत की यह कामयाबी, भारत की सफलता, इसकी सराहना सारे विश्व में मेरे बहनों भाइयों हो रही है। इसलिए मैं आप सभी से अपील करने आया हूं, इस बार का चुनाव किसी प्रत्याशी को विजय दिलाने का ही चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव जो हो रहा है वह देश बनाने के लिए चुनाव हो रहा है मेरे बहनों भाइयों, देश बनाने के लिए चुनाव हो रहा है। और मेरी यह निश्चित मान्यता है, राजनीति की जानी चाहिए तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता, भारतीय जनता पार्टी के भरोसे के बारे में आपके जो भी वहां पर राजनीतिक विरोधी हों उनसे पूछिएगा। बताओ 1951 से लेकर अब तक जो भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है उसे पूरा किया है कि नहीं किया है? और आपने जो घोषणाएं की हैं वह किस हद तक पूरा की है? यह सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। और बहनों भाइयों, मैंने तो सुना था वर्क फ्रॉम ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम, और यहां के मुख्यमंत्री ने जो करिश्मा कर दिया, वर्क फ्रॉम जेल। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी वैल्यूज की पॉलिटिक्स, मूल्यों की राजनीति पर कितना विश्वास करती है। हमारे नेता आदरणीय अडवाणी जी हैं, उनके ऊपर भारत की संसद में एक बार किसी ने गलत सलत आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। हमारे नेता अडवाणी जी ने कहा कि हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं, जब तक मैं आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा मैं संसद का चेहरा नहीं देखूंगा। और उन्होंने संसद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। मैं केजरीवाल जी को कहना चाहता हूं, नैतिकता का तकाजा यही है। और बराबर अपराध करते रहना, भ्रष्टाचार करते रहना, देश की जनता की आंखों में धूल झोंकते रहना, और उसके बाद भी आप बहुत नैतिक मूल्यों में विश्वास करने वाले नेता के रूप में सारे दुनिया में अपनी छवि बनाने की आप कोशिश कर रहे हो। बहनों भाइयों, अब वह पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। जो व्यक्ति इतना झूठ बोल सकता है, उसके घर में, उसकी मौजूदगी में महिला को पीटा जा रहा हो, लात घूसे चलाए जा रहे हों, उसके बाल नोचे जा रहे हों, और उसके बाद भी कहता है मामले की जांच हो रही है। ऐसे लोग बुजदिल और कायर हुआ करते हैं बहनों भाइयों। जो बहादुर होता है, यदि कभी अपराध हो भी गया तो बहादुर अपना सीना खोलकर अपने अपराध को स्वीकार करता है, और जो भी उचित सजा होती है वह भुगतने को तैयार रहता है। राजनेता ऐसा होना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं, बहनों भाइयों, आम आदमी पार्टी का दिल्ली प्रदेश ही नहीं बल्कि